हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। आप लोगों को पता होगा सारे ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में ज्योग्राफी तो आती ही आती है, और जिसके लिए हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उन सभी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं 6th से लेके पूरी 12th तक ज्योग्राफी, और उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं हम उन सभी को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी ज़रूर करें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी 6th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम इसके अंतर्गत सबसे पहले पैराग्राफ में ये बता रखा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना, मतलब एक नॉर्मल आइडिया दे रखा है कि कितना अच्छा लगता है और हमें उसमें आकाश में कितनी अनगिनत चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें से छोटी छोटी बहुत चमकदार भी होती हैं, वस्तुएं होती हैं और जो कि हमें टिमटिमाती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन जो हमें प्रतिदिन चंद्रमा दिखाई देता है वो एक समान नहीं दिखाई देता है, या फिर हम ये कहें अलग अलग समय पर हमें चंद्रमा के अलग अलग आकार को देखने को मिलता है। कभी हमें चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है, कभी हमें चंद्रमा आधा दिखाई देता है। तो जब हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। और जब हमें 15 दिनों के बाद जो हमें दिखाई देता है उस टाइम को हम अमावस्या कहते हैं, जिसे हम नया चंद्रमा भी की रात्रि भी कहा जाता है। तो अभी हम जैसे जैसे अपने ज्योग्राफी में आगे बढ़ते जाएंगे हम ये जान पाएंगे कि कब पूर्णिमा की रात आती है, कब अमावस्या होता है और वो किस कंडीशंस में होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड हमारा क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। खगोलीय पिंड जो है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो किसके अंदर आती है, खगोलीय पिंड के अंतर्गत आती है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे पेपर में कि खगोलीय पिंड के अंदर क्या क्या होता है, खगोलीय पिंड के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सूर्य, चंद्रमा, तारे या फिर ये सभी, तो वो सभी चीज़ें खगोलीय पिंड के अंदर आती हैं, ठीक है। जो खगोलीय पिंड होते हैं वो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। तो जैसा हमें पता है कि जो हमारा सन है वो किससे बना हुआ है, गैसेस से बना हुआ है और बहुत बड़े आकार का है, ठीक है ना। और ये साथ ही साथ कैसा है, गर्म है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, तो जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, और ऐसे खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। देखो इसके अंदर क्या बता रखा है हमको कि हमें खगोलीय पिंड के अंदर ऐसे भी बड़े बड़े पिंड मिलते हैं जिनके पास उनकी खुद की ऊष्मा होती है तथा उनका खुद का प्रकाश होता है ना। खुद की लाइट होगी, खुद की एनर्जी होगी, जिसे वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, है ना। सन क्या होता है, सन जो है हमारा सूर्य है जो है उसके पास बहुत मात्रा में ऊष्मा होती है और प्रकाश होती है और वो उत्सर्जित करता है। एक तरीके से बोले तो वो अपने प्रकाश से दूसरे को प्रकाश देता है ना। तो ऐसी चीज़ें जो जिनके पास खुद का प्रकाश होता है और खुद की ऊष्मा होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे तारा कहलाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सूर्य भी जो है ना वो एक तारा है। अर्थ है ना, जो हमारी पृथ्वी है उसको हम कहते हैं कि वो एक प्लेनेट है ना। तो ऐसे ही वो एक ग्रह है, तो ऐसे ही सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। और तारा क्यों बोला है कि तारे की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके पास उसकी खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश है और अपने प्रकाश से वो दूसरों को प्रकाशित करता है, इसलिए वो तारा कहलाता है। ऐसे ही रात के समय जितने भी हमें तारे दिखाई देते हैं वो सभी सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन हमें वो तारे सूर्य के जैसे तो नहीं लगते हैं, हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और वो हमें उतना प्रकाश भी नहीं देते हैं। तो इसमें यही बता रखा है कि देखो क्या होता है कि जो चीज़ हमसे दूर होती है ना वो अत्यंत छोटी दिखाई देती है और दूर होने के कारण हमें उनसे उतना प्रकाश और ऊष्मा भी नहीं मिल पाती है, इसलिए हमें जो तारे हैं वो सूर्य से अलग नज़र आते हैं। तो आप इस पैरा को देख सकते हैं, इसमें यही बताया है कि उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। और ऐसा इसलिए है, जैसे आप ध्यान दोगे कि कुछ दूरी से देखने पर
सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी तो हमें छोटा दिखाई देता है ना। तो इसी तरह जो तारे हैं ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, जिसकी वजह से हमें वो छोटे दिखाई देते हैं और हमको ना उनकी ऊष्मा मिल पाती है, और साथ ही साथ उनका हमको प्रकाश भी नहीं मिल पाता है। अब हम देखते हैं कि नक्षत्र मंडल क्या होता है। ठीक है, ये हमें बता रखा है कि नक्षत्र मंडल क्या है। देखो, रात के समय कभी भी जब हम आसमान को देखते हैं ना, तो तारों का विभिन्न समूह, ठीक है, विभिन्न समूह द्वारा एक बनाई गई पर्टिकुलर आकृति को, जिससे एक आकृति बनती हो, उसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। मतलब तारों का समूह जो मिलकर एक आकृति बना रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल कहेंगे। जैसे कि अर्सा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सप्तऋषि। ठीक है, तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? नक्षत्र मंडल है, छोटे जो पिंड होते हैं वो हैं, तो ये हमारे क्या हैं? नक्षत्र मंडल है। ठीक है, अब सप्तऋषि के बारे में तो सभी जानते होंगे। ये क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है ना। तो इस डायग्राम में हमें क्या दिखाया गया है? पूरा नक्षत्र मंडल दिखाया गया है। ये जो है हमारा क्या है? तारों का समूह है। ठीक है, हाँ। अब जब हम इस सप्तऋषि नक्षत्र मंडल को देखते हैं, ये कैसा है? 7 तारों का समूह है। इसकी जस्ट सीध में हमें कौन सा तारा दिखाई देता है? ध्रुव तारा। ये जो हमारा ध्रुव तारा होता है ना, ये हमेशा उत्तर दिशा में हमको दिखाई देता है, और हम इसके हेल्प से, इस सप्तऋषि नक्षत्र मंडल की हेल्प से हम किसको पता लगा सकते हैं? ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं, जो कि हमेशा किस साइड में होता है? उत्तर की साइड में होता है। प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन समय में ऐसा होता था कि हमारे पास ना कोई सूचांक या फिर मैप्स नहीं होते थे डायरेक्शन के लिए। ये तो अभी चीज़ सारी आई है ना। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे? दिशा को निर्धारण करने के लिए, दिशा पता लगाने के लिए वो तारों की हेल्प लेते थे। अब वो कैसे? क्योंकि जो हमारा ध्रुव तारा है ना, वो क्या होता है? हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है? हमेशा उत्तर दिशा में मिलता है। हम उसको पहचानने के बाद जिस डायरेक्शन में जाना होता था, हम उससे पहचान करके जा सकते थे। तो इस पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है कि लोग रात्रि के समय दिशा को निर्धारण तारे की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जो कि कौन सा है? उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा किस स्थान पर रहता है? एक ही स्थान पर रहता है ना। जिससे हम सप्तऋषि मंडल से क्या पता लगा सकते हैं? उसको पर्टिकुलर हम पता लगा सकते हैं कि वह हमारा, जस्ट उसकी सीध में होगा कि वह हमारा ध्रुव तारा है। अब इसमें पता रखा है कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। देखो, अभी हमने किसकी बात करी थी? तारों की, जिनके पास क्या होता है? उनका प्रकाश और ऊष्मा होती है, और वो बहुत सारी मात्रा में प्रकाश को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, मतलब कि उसको एमिट करते हैं। अब जबकि हमने कहा कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास उनकी लाइट और खुद की एनर्जी नहीं होती है, और ऐसे जो होते हैं ना, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। जो तारे हमारे लाइट एमिट कर रहे हैं, उनकी हेल्प से ये क्या हो पाएंगे? उनको लाइट मिल पाएगी। तो ऐसे जो पिंड होते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो अर्थ भी हमारा क्या है? एक ग्रह ही तो है। पृथ्वी हमारी एक ग्रह है। ठीक है, तो उसके पास क्या नहीं है? उसकी खुद की प्रकाश नहीं है, उसके पास उसका खुद का ऊष्मा नहीं है। वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होती है? जैसे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है पेपर में कि जो हमारी अर्थ है, उसको सीधा प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो सीधा प्रकाश उसे कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से मिलता है। सूर्य क्या है? एक तारा है जिसके पास उसकी खुद की ऊष्मा है, खुद का प्रकाश है, और वो अपने प्रकाश से दूसरे ग्रहों को प्रकाशित कर रहा है। अब ये जो हमारा ग्रह है ना, ये जिसका अंग्रेजी शब्द प्लेनेट होता है, जो कि कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा प्लेनेटाइन शब्द से बना है। अब इसका अर्थ होता है कि चारों तरफ घूमने वाला। अब किसके चारों तरफ घूमने वाला? तो जो हमारी पृथ्वी होती है ना, वो चारों तरफ घूमती है। किसके? सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, अब ये जिस पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है, हमें पता है, जिस पर हम रहते हैं, और वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा जो है किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है।
जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, ठीक है, सबसे नज़दीक तारा पृथ्वी के कौन सा पड़ता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सूर्य। जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ओके इसके बाद जो जैसे सूर्य को छोड़ के और सूर्य या फिर ऑप्शन में ना दे रखा हो तो आप बता सकते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। अब इसके बाद बता रखा है कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखेंगे हम, तो जैसे हम अगर पृथ्वी को चंद्रमा से देखते हैं तो ये हमें चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। ओके अच्छा, अब हम इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिखा रखा है कि यहाँ पर हमारा सबसे सेंटर में कौन सा है, बीच में हमारा सूर्य है और उसके सबसे निकटतम ग्रह कौन सा मिलता है हमको, बुध मिलता है। तो इसको जैसे हमें ग्रहों का कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर होता है वो याद नहीं होता, तो उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप क्या करें, आप बुध से सप्ताह के दिनों को याद करें। तो क्या होगा, सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद आप एक दिन छोड़ दें, क्या आता है, बृहस्पति छोड़ दें, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। शनि छोड़ दें तो क्या आता है हमारा रविवार, जिसको हमने क्या मान लिया है, अर्थ मान लिया है, ठीक है। हाँ, अब सोमवार को छोड़ें तो क्या आता है, मंगल। बुध को छोड़ दीजिए, बुध हमने पहले ही कर दिया है, तो क्या आ जाएगा हमारा बृहस्पति। और इसी तरह फिर हमारे बृहस्पति के बाद शुक्र हम कर चुके हैं, उसे छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, शनि। तो एक एक सप्ताह के दिन छोड़ के हमारे वैसे ही ग्रहों के नाम हैं। और लास्ट में कौन सा है हमारा, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इस में क्या बता रखा है हमें ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो चीज़ होती हैं, एक हमारा होता है परिक्रमण, एक होता है घूर्णन। तो वो क्या होता है, देखो जो हमारे जैसे ग्रह हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो हमारी प्रक्रिया है जिसके थ्रू ग्रह हमारे चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, उसको हम परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। और घूर्णन किसे कहते हैं, कि अपने ही अक्ष पर घूमना, है ना, उसको हम क्या कह देते हैं, घूर्णन। इसको हम और अच्छे से विस्तार से देखेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी में। अभी हम इसमें एक लाइन में समझ लेते हैं कि घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है। तो परिक्रमण क्या है हमारा, परिक्रमण जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा ग्रह, वो हमारा परिक्रमण। और जब अपनी ही अक्ष पर घूमेगा ग्रह, तो उसे हम घूर्णन कह देते हैं। ओके तो इसमें क्या बता रखा है, सबसे पहले ग्रह हमने कौन सा देखा था, बुध। तो इसको परिक्रमण करने में कितना टाइम लगता है, तो 88 डेज लगते हैं। मतलब कि सेम वही सूर्य की तरफ उसे चारों तरफ चक्कर लगाने में पूरे 88 डेज लग जाते हैं, तथा अपने घूर्णन पर चक्कर लगाने में उसे सिर्फ 59 डेज लगते हैं। अब बात करते हैं हम शुक्र की, इसको 255 डेज लग जाते हैं परिक्रमण करने में और 243 दिन लग जाते हैं इसको घूर्णन करने में। साथ ही साथ पृथ्वी को देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको परिक्रमण करने में, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं। साथ ही साथ इसे घूर्णन करने में कितना टाइम लगता है, पूरा एक दिन, मतलब कि 24 घंटे लगते हैं। और इसके पास जो है चंद्रमा की संख्या कितनी है, एक है। अब हम देखते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को 687 डेज लगते हैं परिक्रमण करने में और घूर्णन करने में इसको एक दिन लगता है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की जैसी उसकी घूर्णन की गति है, मतलब घूर्णन की गति पृथ्वी के समान है, तो वो कौन सा ग्रह हो जाएगा, हमारा मंगल ग्रह, क्योंकि उसे भी कितना डेज लग रहा है, एक दिन, जैसा कि हमारी पृथ्वी को लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल के करीब लग जाता है और घूर्णन करने में इसे 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। जबकि इसके पास चंद्रमा की संख्या कितनी है, पूरे 53 है। ओके, शनि को 29 साल और 5 महीने लगते हैं। घूर्णन गति इसकी 10 घंटे 40 मिनट है और इसके पास भी चंद्रमा की संख्या लगभग 53 ही है। बृहस्पति के समान ही इसकी चंद्रमा की संख्या है। अब बात करते हैं यूरेनस की। इसको परिक्रमण करने में 84 साल लग जाते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। ओके,
अब नेपच्यून को देखते हैं, तो सूर्य के चारों तरफ इसको भी परिक्रमण करने में कितना साल लगता है? 164 साल लगता है। घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट, जबकि चंद्रमा की संख्या इसकी कितनी है? 13। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि हमारे इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत सारे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा, कौन सा वह ग्रह है जिसके पास चंद्रमा नहीं होता? तो ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास चंद्रमा नहीं होता। कौन कौन से देखे थे हमने? बुध और शुक्र। ये 2 ऐसे ग्रह हैं, ये बुध वाला ग्रह और हमारा शुक्र ग्रह, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास इनका खुद का चंद्रमा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी घूर्णन की गति पृथ्वी के समान होती है? तो वो कौन सा ग्रह है घूर्णन की गति जो पृथ्वी के समान होती है? मंगल ग्रह। इसको भी 24 घंटे लगते हैं और तथा पृथ्वी को भी 24 घंटे ही लगते हैं, ठीक है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के। ओके, अब आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या कौन से ग्रहों के पास है? तो याद रखना, बृहस्पति और शनि, इनके पास टोटल 53 चंद्रमा है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि सबसे जल्दी कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर लगा लेता है, मतलब कौन सा ग्रह सबसे जल्दी परिक्रमण करता है। तो वो हमारा ग्रह कौन सा होगा? बुध। अब चूंकि वो सबसे पास है तो वो सबसे जल्दी क्या कर लेता है? परिक्रमण कर लेता है सूर्य के चारों तरफ, जबकि जो हमारा नेपच्यून है वो सबसे देर में परिक्रमण कर पाता है। तो यहाँ से हमारे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब हमारी एक और चीज़ दे रखी है, क्षुद्र ग्रह की पेटी, और इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, जैसे जो हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, वो इसी क्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच से आते हैं। अब याद रखना कि ये जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह की पेटी किन 2 ग्रहों के बीच में होती है? तो वो 2 ग्रहों के बीच में होती है, एक हमारा मंगल और एक हमारा बृहस्पति। इन 2 के बीच में हमारी क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। कौन कौन सा? मंगल और साथ ही साथ बृहस्पति के बीच में हमें क्षुद्र ग्रह की पेटी मिलती है। अब हमें क्या बता रखा है कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं और बाहरी ग्रह क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं जो सूर्य के नज़दीक होते हैं वो कौन से होते हैं? आंतरिक ग्रह होते हैं। और किससे बने होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं। साथ ही साथ बाहरी ग्रह कौन से कहलाते हैं? जो सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बड़े आकार के हैं और गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं, ऐसे हमारे कौन से कहलाते हैं? बाहरी ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन से होंगे? जो हमारे सूर्य के पास होंगे। तो कौन कौन से हुए? एक बुध हुआ, एक शुक्र हुआ, एक पृथ्वी हुई और साथ ही साथ मंगल। ये 4 जो हैं ये कैसे हमारे आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है, जो सूर्य के क्या है? निकटतम हैं। और ये किससे बने हैं? चट्टानों से बने हैं। ओके, अब जो हमारी इस क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाहर जितने भी ये हमारे ग्रह हैं, बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? बाहरी ग्रह कहलाते हैं। और ये किससे बने हुए हैं? तरल पदार्थों से और गैसों से। जो हमारी क्षुद्र ग्रह की पेटी के अंदर होंगे वो आंतरिक ग्रह, तथा जो क्षुद्र ग्रह की पेटी से बाहर होंगे वो हमारे बाहरी ग्रह कहलाएंगे। और आज हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और इसका सेकंड पार्ट हम लेकर बहुत जल्दी आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।